हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 004 का टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए एक रिवीजन सेशन रहेगा। बाकी जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए नई चीज़ें होने वाली हैं, तो अच्छे से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसका आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्यों बनाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या पता होने चाहिए, इसके ऊपर आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ट्रेडिंग इन पी क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका इंट्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग the financial information about the business entity to the users with the help of financial statements। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक एम क्या होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसके बारे में? बिजनेस एंटिटी के बारे में, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन एम क्या होता है कि बिजनेस की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ बताना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Financial statements are the formal and reports that summarize the business operations and transaction concluded in a financial year। ठीक है, जरूरी नहीं फाइनेंशियल ईयर हो। आजकल बहुत सारी कंपनी जो हाफ ईयरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने लग गए हैं, क्वार्टरली भी निकालने लग गए हैं। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है ताकि वो लोग चीजों को जल्दी कैलकुलेट कर पाए। कि मान लीजिए उन्होंने पूरे साल का रखा है कि हमें 10,000 करोड़ प्रॉफिट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, 4 हिस्सों में बांट देंगे, 4 क्वार्टरली, ताकि वो रिव्यू कर पाए टाइमली चीजों को। ऐसा ना हो कि अब हम मार्च एंड का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आएंगे तब पता लगेगा हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो अब जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज जो क्वार्टरली अपने प्रॉफिट्स निकालने लग गए हैं, ताकि पहले 3 महीने पता लगे हमने कितना अचीव कर लिया, फिर 6 महीने में कितना अचीव कर लिया, फिर 9 महीने में कितना अचीव कर लिया, ताकि रोड मैप तैयार कर सकें पूरे फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बेसिस पे हम लोग पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, जनरेटिंग सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। दे आर यूजफुल इंडिकेटर्स टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस एंटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या बताते हैं, एक कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ठीक, कि उसके ऊपर कोई ज्यादा डेप्ट तो नहीं हो गया, ज्यादा उधार तो नहीं हो गया, ठीक, या ऐसा तो नहीं है कि फिक्स्ड असेट्स बहुत सारे पड़े और यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, कि जो उनके डेप्ट हैं वो उनके इक्विटी के मुकाबले कितनी रेशियो है, करंट असेट्स की करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितनी रेशियो है। तो उन सब चीजों से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि वो कहां तक चलने वाली है। इवन आजकल जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी आगे कितना ग्रो करने वाली है, कंपनी के पास अपने लोन्स पूरे करने के लिए कितना रिजर्व है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए एमबीए आप कर रहे हो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, आप शेयर मार्केट में करना उसमें इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप अपनी कंपनी खड़ी करोगे तो भी आपको ये सब चीजें बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो हमने यूजर्स की बात की थी यहाँ पे कि यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो यूजर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर हो गया, टैक्स ऑनर तो हो गया, ऑनर हो गया, उसके अलावा इन्वेस्टर हो गए, टैक्स अथॉरिटीज होगी मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज। तो इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियली तो निकालते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे, बाकी अब कुछ कंपनीज जो हैं वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी निकालने लग गए। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, हम लोग क्यों, अब मैंने बहुत कुछ तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ठीक, पहला प्रॉफिटेबिलिटी, 3 मेन वेरिएबल्स क्या है प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी के प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक, जैसे मान लो कि आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब आपको जो है ये चेक करना है कि आपने पूरे साल बिजनेस करके कितना पैसा कमाया, तो कैसे निकालोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब वो बेसिक तो नहीं लगेगा कि आपने जितनी सेल की है, सेल्स में से आपके एक्सपेंसेस माइनस कर दो,
और प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं होता प्रॉफिट निकालना। क्यों? क्योंकि आप जो फैक्ट्री चला रहे हो वहां का आपको रेंट पे करना है, जहां पे आपके ऑफिस है वहां का रेंट पे करना है, बिजली के बिल भरने हैं, ठीक है, उसका स्टाफ को सैलरी देनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तुम्हें बैंक का लोन चल रहा है उसमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, सेल्स में रिटर्न्स भी आते हैं कुछ, ठीक, आपका ओपनिंग स्टॉक रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, मतलब हजार चीजें होती हैं। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि सेल्स माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट, वो नहीं चलता कंपनीज के अंदर, और कंपनी जितनी बड़ी होती है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर रूल्स बनाए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं, फॉर्मेट्स बनाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हमें वो फॉलो करने होते हैं ताकि सभी फर्म्स वो फॉलो करें। और एंड रिजल्ट क्या होता है? ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता लगे। और गवर्नमेंट इतनी मेहनत क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट टैक्स चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स बना रखे हैं, सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, फॉर्मेट्स बना रखे हैं कि आपको इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है ताकि लोग मैनिपुलेट ना करें अपने अकाउंट्स को, ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कि आपको अगर अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपका कितना पैसा है अर्जेंट, ठीक है, जो कि हमारे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से पता लगता है। करंट लायबिलिटी मतलब कि जो शॉर्ट टर्म में आपको पे करने हैं, करंट असेट्स मतलब आपको शॉर्ट टर्म में रिसीव होने वाले हैं, ठीक। तो अब आपके करंट असेट्स माना जाता है कि डबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। तो अगर हो सकता है कि आपकी करंट लायबिलिटी डबल है, करंट असेट्स आपके आधे हैं करंट लायबिलिटी के, तो वहां पे आपकी लिक्विडिटी थोड़ी हैम्पर हो सकती है। हो सकता है कि जो ओनर है उसको और पैसा इन्फ्यूज करना पड़े बिजनेस के अंदर, ठीक। तो वहां से आपकी लिक्विडिटी असर्टेन होती है, कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म में आप कितना टिकने वाले हो, वो कैसे पता लगेगा? अगर आपने बड़े बड़े बैंक से लोन उठा रखे हैं, प्रॉफिट कुछ आ नहीं रहा है, आपने मार्केट से पैसा उठा रखा है, दोस्तों से उधार लिया हुआ है, सब जगह से उधार चल रहा है आपका, लेकिन ना सेल हो रही है ना प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से आपका इंटरेस्ट बर्डन ऐड होता जा रहा है, तो वहां से आपकी सॉल्वेंसी पता लगती है बिजनेस की आपके। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी की, ठीक है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है ताकि गवर्नमेंट आपका टैक्स काट सके प्रॉफिट के बेस पे। बाकी आपकी लिक्विडिटी पता लगती है, ठीक है। बाकी आप, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर आपको कंपनी ग्रो करनी है, बड़ी करनी है, तो एक टाइम पे आके आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो लोग आपकी लिक्विडिटी देखते हैं, आपकी सॉल्वेंसी देखते हैं, उसी बेस पे आपको लोन देते हैं आगे, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही ज्यादा आपका लोन एक्सपोजर बढ़ जाता है, ठीक है। दीज वेरिएबल्स आर इन द शोन। द रेवेन्यू कहां से मिलता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस से, कि आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मूवमेंट ऑफ कैश, वो कहां से पता लगता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है। नेट वर्थ कैसे पता लगती है कंपनी की? उसकी बैलेंस शीट से पता लगती है, ठीक है। अब इन चीजों को आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। बेसिक कंसेप्ट, ठीक, साइंस वाले बच्चों के लिए और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कुछ कुछ नया होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जैसे बेड डेट शायद किसी ने नहीं सुना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो अभी हम अगले स्लाइड्स में सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक्सपेंडिचर पता होगा, एक्सपेंस पता होगा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है वो नहीं पता होगा, ठीक है। रिसिप्ट पता होगा, रेवेन्यू पता होगा, दोनों पैसा आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो नहीं पता होगा, ठीक। तो वो भी आने वाले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन सेशन रहने वाला है ये, तो आप अच्छे से सुन लेना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के, उन्होंने शायद पढ़ा भी हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो तरह एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट एनी पेमेंट और आउटले मेड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कोई भी खर्चा बिजनेस के पर्पस से किया जाए तो वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइड अ बेनिफिट टू द बिजनेस। एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चा किया जाता है वो क्या ध्यान में रख के किया जाता है, क्या व्यू पॉइंट से किया जाता है? ये बिजनेस को फायदा करेगा आगे जाके, ठीक है। अब जो फायदे हैं, अब वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हो या हो सकता है लॉन्ग टर्म में हो, ठीक है। तो यहीं से हमारा निकल के आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमारे खर्चे होते हैं जिनका हमें रिटर्न शॉर्ट टर्म में मिल जाता है, जो हमारे रनिंग एक्सपेंसेस डे टू डे वाले, उनको हम लोग डालते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में,
ठीक है, जो भी खर्चे करते हैं और उसका हमें विद इन लेस देन 1 ईयर उनका रिटर्न हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, जैसे बिजली का बिल हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो ये सब क्या है, रनिंग एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के लिए, मंथली एक्सपेंस बोल लो या रनिंग एक्सपेंस बोल लो। ठीक है, फैक्ट्री में डीजल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है जो रनिंग एक्सपेंस है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसका रिजल्ट हमें इजीली मिल जाता है। जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल का फ्रिज गुड बना के डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो सब चीज हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने एक बिल्डिंग परचेज करी, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे आ गया, लॉन्ग टर्म खर्चा है, उसका बेनिफिट कंपनी को 10 साल 15 साल 5 साल मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। आपने चाइना से एक मशीन बना के इंपोर्ट की या जर्मन से कोई मशीन इंपोर्ट की, आगे आने वाले 7 साल 10 साल के लिए, तो वो कहां पे आएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में जिसका बेनिफिट मिलता है, जिन खर्चों का, जिन एक्सपेंडिचर का, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे दिया हुआ है पे पेमेंट टू एक्वायर मशीनरी फॉर द यूज इन द बिजनेस। इजी है, ये टॉपिक आता है 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स में। ठीक, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, लेकिन किसके लिए, जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो छोड़ के आएंगे। ठीक, अगला टॉपिक, अगला है हमारा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट भी 2 तरह के होते हैं। रिसिप्ट पहले वही, जैसे कि एक्सपेंडिचर में क्या है, जो खर्चा हो रहा है, रिसिप्ट में क्या है कि इनकम हो रही है, कि पैसा आ रहा है। ठीक, अब पैसा वही, रिसिप्ट 2 तरह के होते हैं, जो हमारे receipt of money is treated as capital receipt when the contribution is made by the owner towards the capital of the business। अगर जो कंपनी का ओनर है उसने पैसा इन्फ्यूज किया है कंपनी के अंदर, या शेयर जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने पैसा इन्फ्यूज किया है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैपिटल इज मेड बाय द आउटसाइडर टू द बिजनेस, जैसे डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, व्हेन अ फिक्स्ड असेट्स इज सोल्ड। जो भी पैसा हमारे ओनर से आ रहा है, जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बिजनेस में आ रहा है, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़े में हमने अभी, जैसे कि ऑनर ने शेयर कैपिटल आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, ऑनर्स ने पैसा इन्फ्यूज कर दिया, या फिर आउटसाइडर से हमने लिया क्या, डिबेंचर्स लिया, या लॉन्ग टर्म के लिए बैंक से लोन ले लिया कि जो 10 साल चलेगा 12 साल चलेगा, डिबेंचर्स भी 5 साल 7 साल 10 साल के लिए होते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड रहने वाला है। या फिर हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसको सेल करके हमने फंड इन्फ्यूज किए कंपनी के अंदर, तो वो भी किस में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट इज कंसिडर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट व्हेन इट इज रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, आउटपुट निकाला है, आउटपुट आया हमारा, उसको सेल करके, या जो हम सर्विसेज का हमारी कंपनी दे रही है उससे जो हमें पैसा मिलता है, उसको हम किस में डालते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में डालते हैं। फीस रिसिप्ट फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, एनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की कंपनी ने कहीं पे किसी को पैसा लोन में दिया हुआ है तो वहां से इंटरेस्ट आया है, या बैंक में एफडी की हुई है वहां से इंटरेस्ट आया है, या डिविडेंड हमने कहीं शेयर्स खरीदे हुए थे वहां से डिविडेंड मिला, तो वो सब हमारे किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। ठीक है, रेवेन्यू, रेवेन्यू सिंपल है, जब हमने पीछे पढ़ा ही हमने रेवेन्यू रिसिप्ट जो हम पढ़ रहे थे। रेवेन्यू इज सिंपली डिस्क्राइब्ड एज द इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू थोड़ा अलग है। रेवेन्यू रिसिप्ट में सारी इनकम्स आ जाती हैं सेल्स के अलावा भी, लेकिन रेवेन्यू में हम सिर्फ सेल्स लेते हैं। ठीक है, सेल्स किसकी, गुड्स की। गुड्स किसको बोलते हैं, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। गुड्स वो होते हैं जो कंपनी की कोर कंपेटेंसी होती है, जो कोर बिजनेस होता है कंपनी का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी कंपनी का, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका ले, कोई भी कंपनी का लेते हैं गुड्स, किसके गुड्स के लिए, जैसे बुक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, या लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लैपटॉप में क्या है कि एचपी की कंपनी है, एचपी अब जो भी रॉ मटेरियल परचेज करेगी, जैसे स्क्रीन हो गया या कीपैड हो गया लैपटॉप के लिए, या जो भी उसका क्या बोलते हैं कवर है, या प्लास्टिक से जो भी चीजें बना रहे हैं ये, ठीक, उसका रॉ मटेरियल
ठीक है, वो रॉ मटेरियल परचेज करके उसको इनपुट से वो आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी अब उनका कोर कंपिटेंसी है, कोर बिजनेस क्या है, लैपटॉप, तो वो लैपटॉप जो है वो उनके लिए क्या रहेंगे, गुड्स रहेंगे। अब मान लीजिए जो एचपी कंपनी का ओनर है, वो क्या करता है कि एक मर्सिडीज खरीद लेता है, 2 साल उसे यूज करता है, मान लो ना 40 लाख की मर्सिडीज खरीदी, 2 साल यूज की, उसने उसे 30 लाख में सेल कर दिया। तो वो पैसा जो है, जो 30 लाख रुपए आएगा, वो सेल ऑफ गुड्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उसका कोर बिजनेस नहीं है। ठीक, रेवेन्यू में क्या क्या आता है, जो सेल ऑफ गुड्स आते हैं, जो हमारा कोर बिजनेस है या जो हमारी कोर सर्विसेज है। ठीक है, तो वो रेवेन्यू के अंदर आता है। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज अ सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, हाउएवर द सर्टेन एक्टिविटीज विच आर इंसिडेंटल टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो यहाँ पे बोल ही दिया कि जो कंपनी का मेन ऑपरेशन होता है, मेन बिजनेस होता है, वहां से हम जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके या प्रोवाइड करके हम इनकम जनरेट करते हैं, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू दैट अकर्स सच नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे अब बात कर रहे थे, जैसे बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल लिया था, गाड़ी का एग्जांपल लिया था, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होती हैं वो कौन सी, जैसे हमने कंपनी ने डिविडेंड इनकम रिसीव हुई शेयर्स की, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे कंपनी के नाम पे, ठीक है, वहां से हमें डिविडेंड रिसीव हुए, तो वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं एफडी की हुई थी या कहीं पे पैसा, कहीं पे लोन दिया हुआ था किसी को, वहां से इंटरेस्ट आया। रेंटल इनकम की, हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर रखी है, वहां पे हमने कुछ शॉप्स रेंट पे दी हुई है, तो वहां से इनकम आया। गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये सब खर्चे क्या हैं, सॉरी, ये सब जो इनकम्स हैं वो किस में आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एक्सपेंसेस। कुछ बच्चों का डाउट रहेगा कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है, दोनों खर्चे ही हैं, तो पढ़ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। Expenses refer to the cost incurred by a business firm to generate revenue during an accounting period. यहां तक कि कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा। जो उसी साल उसका रिजल्ट आ जाए, तो वो किस में आता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या होता है, एक तरह से इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred for running the business operation and its benefits is only limited to the current period। ठीक है, जिसका इंपैक्ट जो है वो करंट पीरियड में रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक साल के अंदर खर्चे होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका इफेक्ट जो होता है वो एक साल के बाद तक कंपनी को मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एक्सपेंस आर जनरली ऑन अ रिकरिंग नेचर सच एज सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, एक्सपेंस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, उनको शायद नहीं पता होगा क्या होता है ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं जो आपको खर्चे करने थे लेकिन आप नहीं किए, उधार हो गए आपके ऊपर। आपको फैक्ट्री का रेंट देना था, आपने 3 महीने से नहीं दिया, लेकिन वो बुक्स में तो लिखना पड़ेगा, तो वहां पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, आपने रेंट एडवांस में दे दिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को ध्यान से सुन लेना, शॉर्ट नोट्स में आते हैं ये 5 नंबर में। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि हमारे फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे कि हमारा परचेजेस हो गया, परचेजेस नहीं आएगा, सॉरी, परचेजेस नहीं आएगा। जैसे कि हमारे फैक्ट्री के लिए फ्यूल हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, जो भी हम लोग सामान मंगाते हैं उसके लिए कैरेज का खर्चा देते हैं, फ्लाइट का खर्चा देते हैं। ठीक है, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो गया आपके फैक्ट्री का, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो तुम्हारे इनपुट है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है वो खर्चा। इनडायरेक्ट वेजेस हो गए, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो आपके कंपनी खर्चा तो कर रही है, लेकिन डायरेक्टली वो आपके जो आउटपुट है उसके अंदर नहीं आ रहा। जैसे कि आपकी फैक्ट्री में इनपुट रॉ मटेरियल आ रहा है, उससे आप आउटपुट बना रहे हो, वो कहाँ पे आपका, वो फरीदाबाद में है। ठीक है, लेकिन आपने जो ऑफिस खोला है गुड़गांव में खोला हुआ है आपका। ठीक है, उस ऑफिस में 4 लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है। अब वो लोग डायरेक्टली आपका फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, जाके आपके वहां पे आउटपुट नहीं बना रहे, लेकिन सैलरी ले रहे हैं। जो आपको गुड़गांव में आपने एडमिन बनाया, हेडक्वार्टर बनाया है,
वहां पे आपका बिजली का बिल भी आ रहा है, ठीक है। वहां के जो भी खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आ जाते हैं। बैंक से आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो जो खर्चे आपके एडमिन रिलेटेड रहते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। जो बैंक का, जो आपका बैंक कह रहा हूं, जो आपके ऑफिस या आपका जो बिजनेस है वो खर्चे कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो आउटपुट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। अगला है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी बैंक के ऑपरेशंस में खर्चे आते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ फैक्ट्री रिलेटेड था, यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग में ही आ जाते हैं, ठीक है। जो भी ऑपरेशन में आ, जैसे सेल, यहाँ पे वेजेस डायरेक्ट में रहते हैं, सैलरी इनडायरेक्ट में रहती है। यहाँ पे क्या होता है, अब सैलरी वेजेस दोनों ऑपरेशन ऑपरेशन के खर्चे हैं, तो दोनों उसमें आते हैं, ठीक है। जो भी आपके ऑपरेशन में खर्चे आ रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो चाहे ऑफिस में हो, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि थोड़े आउटसाइडर खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि बैंक का लोन चल रहा है, उस पर इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के खर्चे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ठीक, डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट incurred in the production of goods and services that are sold during an accounting period, ठीक है। इजी है, डायरेक्ट कॉस्ट किस पे लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है, जो कि हम पूरे अकाउंटिंग ईयर में सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स असाइन टू द गुड्स दैट आर सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, ठीक। इजी आ जाता है, कुछ मुश्किल नहीं है। द एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिजल्ट्स द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं सारे, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द गुड्स इन्वेंट्री, तो ये क्या हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, ठीक है। जो भी हमारे गुड्स से और इन्वेंट्री से डायरेक्ट रिलेटेड खर्चे हैं, विच में कन्वर्टेड इनटू द सेल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो इसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपको क्वेश्चंस में आएगा, और स्पेशली कहां पे आएगा, रेशियोज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बहुत यूज होता है। अभी रेशियोज पढ़ोगे आगे जाके आप, तो रेशियोज के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे फॉर्मूला यूज होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक कौन सा, जो ईयर स्टार्ट हुआ, जो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2000, जो भी 24 25 जो भी साल स्टार्ट हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक जो भी था आपके पास, रॉ मटेरियल था, उसमें पूरे साल आपने कितने परचेजेस किए, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपके गुड्स और इन्वेंटरी के रेडी रहते हैं, और माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जो कि हेल्प करता है कि इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में। अगर आप टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग जब रेशियोज करेंगे तब थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। अगला है क्लोजिंग स्टॉक, इजी है, जो पीछे वाला फॉर्मूला था उसी को थोड़ा घुमा रखा है इन्होंने। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, द अमाउंट इन्वेंटरी लेड डाउन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो साल के आखिरी में हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि आधा प्रोसेस हुआ आधा नहीं हुआ, या 30% हुआ या 60% हुआ, या फिनिश गुड्स हो गए, ठीक है। 3 कैटेगरी बने हैं क्लोजिंग स्टॉक की, या तो हमने अभी वेंडर से लिया, ये रॉ मटेरियल है, जैसे मान लो शर्ट बना रहे हो, ठीक है, शर्ट बना रहे हो तो एक आपने सिर्फ कपड़ा ही खरीदा है, तो रॉ मटेरियल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब शर्ट आधी बनी है, उसमें बटन लगाने बाकी है या फिनिशिंग बाकी है, ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। फिनिश गुड्स जो पूरी शर्ट्स तैयार हैं, अभी सेल नहीं हुई है उनकी, ठीक है, तो कुछ स्टॉक तैयार होने के बाद भी रहता है अनसोल्ड, तो सब मिला के हमारा क्या बनेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पिछले स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर ले आए और ओपनिंग स्टॉक को इधर ले गए, यहां से माइनस से प्लस हो गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। तो इजी है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, शायद सबको पता ही होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, इतना भी कोई बड़ी टर्म नहीं है, सिंपली बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हम जो भी गुड्स या मशीनरीज हो गया, या जो भी हम लोग फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं, ठीक, अब वो टाइम टू टाइम क्या होती है,
डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम होती रहती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, उसकी लाइफ जा रही है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल ले लो, आप गाड़ी परचेज करके लाए, महीने बाद आपने एक 10 लाख की गाड़ी परचेज की, क्या महीने बाद उसकी वैल्यू सेम रहेगी? 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वैल्यू कम हो रही है ना हर टाइम टू टाइम। भले ही आपने लाके अपने गैरेज में खड़ी कर ली या घर के बाहर खड़ी कर ली, पार्किंग में खड़ी कर ली, लेकिन उसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है। सेम ऐसे बिजनेस में होता है। आपने मशीन परचेज करी, मशीन परचेज करोगे क्या होगा? खरीदते ही उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, भले आप यूज भी ना करो। यूज तो होगी, खैर मशीन आपने परचेज करी है तो मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज वियर एंड टेयर के जैसे भी उसकी डेप्रिशिएशन हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, जिसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, टाइम जा रहा है कि 3 साल बाद मार्केट में नई नई मशीन आ जाएंगी, उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया, ठीक है, तो इन सब चीजों को टाइमली डेप्रिशिएट करते रहते हैं। टाइमली मतलब ईयरली, हर अकाउंटिंग पीरियड में, ताकि एक्यूरेट और सही प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाए कंपनी का। वरना क्या होगा, आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, आप उसको हर साल 10 लाख का दिखा रहे हो, 5 साल बाद आप सेल कर रहे हो, वो 2 लाख की जा रही है, तो आपको एक साथ 8 लाख का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, हर साल उसमें 1.5 लाख का डेप्रेशन दिखाएगी। जब आप यहाँ पे सेल करोगे 5 साल बाद, तो 1.5 लाख करके 7.5 लाख का हो जाएगा। तो आपको सिर्फ, अगर आप 2 लाख में सेल करते हो तो 50,000 का लॉस आएगा बस। ठीक है, तो ये फायदा होता है डेप्रेशन का, ताकि आपको एक साथ बड़ा लॉस ना झेलना पड़े। और जो भी फैक्ट भी है, अगर हम मशीन को यूज कर रहे हैं तो उसको खर्चे में दिखा सकते हैं, उसके जो भी हम उसका डेप्रेशन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ईयरली अपने जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको डेप्रिशिएट करते रहते हैं, ताकि एक साथ बड़ा लॉस ना आए जब उनको सेल करने जाए तो। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर फिक्स्ड एसेट्स जो भी होते हैं, ठीक है, तो दे प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, आर बाउंड टू सफर सम वियर एंड टीयर विद द पैसेज ऑफ टाइम। वियर एंड मतलब जो यूज कर रहे हैं उसको, और टाइम जा रहा है, इन सब की वजह से डेप्रिसिएशन जरूरी है। ठीक है, depreciation is gradually decline in the value of fixed assets over its useful life due to use, wear and tear and obsolescence. Obsolescence मतलब कि वो मार्केट में पुरानी होती जा रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि 3 साल बाद मार्केट में नई मशीन आ जाएगी, तो भले ये 10 लाख की थी, लेकिन अब 10 लाख में उससे भी अच्छी मशीन मिलेगी 3 साल बाद, तो है ना। तो पुरानी भी ऑब्सोल्यूट भी होता जा रहा है टाइम टू टाइम वो मशीन। ठीक, every year the proportionate decrease in the value of fixed assets is charged as depreciation. ठीक है, हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाएंगे कि हमारी मशीन की वैल्यू कम क्यों हुई, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगी। ठीक है, तो उस खर्चे को कहां दिखाएंगे हम, डेप्रिसिएशन के अंदर। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या, बैड डेट। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए नया वर्ड होगा, उनको नहीं पता होगा क्या होता है। बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूं कि आपने किसी वेंडर को गुड्स परचेज किए। ठीक है, मान लीजिए आप लैपटॉप ही बेचते हो, आपने एक कंपनी को 100 लैपटॉप बेचे। कितने के बेचे 100 लैपटॉप? अगर एक 50,000 का भी हो तो 100 लैपटॉप कितने के हो जाएंगे आपके, 50 लाख के। ठीक है, उस बंदे ने आपको 10 लाख रुपए तभी एडवांस पे कर दिए और बोला कि जब मेरे बाकी मैं लैपटॉप बेचना स्टार्ट करूंगा आपको पेमेंट्स करता रहूंगा। ठीक है, तो 40 लाख क्या हो गए आपके पास, करंट असेट्स, जो कि आप कहां दिखाओगे, डेटर्स के अंदर, कि आपको पैसा लेना है उनसे। ठीक है, लेकिन उस डेटर ने क्या किया, वो 40 लाख कभी आपको दिए ही नहीं, तो आपको अकाउंट्स में तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना। आप जब भी पैसा लेने जाओ वो बोलता कि अभी नहीं हुआ, हमारा लैपटॉप सेल ही नहीं हो रही, मार्केट डाउन है, जो नॉर्मली सभी बिजनेसमैन बोलते हैं। और फिर 2 साल बाद क्या पता लगता है, वो बिजनेस बंद करके चला गया, उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट दिखा दिया कि भाई मैंने तो अपने बिजनेस बंद कर दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी कंपनी लॉस में चली गई, या उस बंदे की डेथ ही हो गई। ठीक है, तो वहां पे क्या केस आता है, बैड डेट, कि आपने कुछ गुड्स सेल किए किसी को, ठीक है, वो डेटर बना आपके लिए, आप उसे अकाउंट में शो कर रहे हो डेटर करंट एसेट्स के अंदर,
लेकिन business failed to pay the amount due from him. Reasons be maybe he may become the insolvent or he may die. Such irrecoverable amount is lost to the business. तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा. तो उस लॉस को हम किस नाम से दिखाते हैं, बैड डेट के नाम से. अब यहाँ पे तो नहीं हुआ ना कि आपने कुछ 5,000 की चीज खरीदी, अपने 4,000 में बेच दी तो लॉस हो गया, या आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी उसे 5 लाख में बेच दी, 5 लाख का लॉस हो गया. यहाँ तो कुछ सेल परचेज हुआ लेकिन हमने सेल किया, पैसा ही नहीं आया. तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपके डेटर्स पैसे नहीं पे करते या वो कैपेबल नहीं होते पैसे पे करने की, या वहां से पैसे आने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, तो हम उनको बैड डेट्स के अंदर डाल देते हैं. ठीक है. बैड डेट्स लीड टू रिडक्शन इन द अमाउंट प्रॉफिट. जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट कम होगा क्योंकि वो एक्सपेंस के अंदर शो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर. ठीक है. तो कंपनी के बैड डेट जितने ज्यादा होंगे, कंपनी को लॉस उतना ही ज्यादा झेलना पड़ेगा उस साल. तो ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके जो जहां पे आप वेंडर्स को पेमेंट्स कर रहे हो वहां पे लॉस ना हो, पैसा वापस आना चाहिए, वो बैड डेट ना हो जाए आपकी. अगला टॉपिक है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. प्रोविजन मतलब कि आपकी मान लो कि बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है. ठीक है. तो आपके पास डेटर 100 करोड़ के है. ठीक है. तो अब ऐसा तो है नहीं सबके सब पैसे देंगे. हो सकता है आप यहां से सिर्फ 90 करोड़ ही वापस ले पाओ, या 80 करोड़ ही वापस ले पाओ, या 70 करोड़ ही वापस ले पाओ, या हो अच्छी कंडीशन है तो 95 वापस ले लोगे. जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे वापस ही आएंगे. वो तो एकदम बेस्ट सिनेरियो को कि सब जगह से आ जाए. नॉर्मली बिजनेस में नहीं आता है सब जगह से पैसा. तो कंपनीज क्या करती हैं कि हमें एक साथ बड़ा लॉस ना हो. कि मान लो आपने 100 करोड़ के अंदर आपके 10 वेंडर थे. ठीक है. और 10 वेंडर में से एक ही बंदे से आपको 20 करोड़ लेने थे और उसकी कंपनी बंद हो गई, तो आपको एक साथ 20 करोड़ का लॉस हो जाएगा कंपनी को एक ही साल के अंदर. अब वो कहां शो करोगे, तुम कहां उसको अपने प्रॉफिट्स में से दिखाते रहोगे. एक साथ 20 करोड़ का बैड डेट दिखाना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो कंपनीज क्या करती हैं कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा एज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट बना के डालते रहते हैं. ठीक है. तो उससे क्या होता है कि कल को जो भी आपके बैड डेट्स होते हैं वो प्रोविजन में से निकाल लेता है ताकि लॉस पे फर्क ना आए. हो सकता है कि सब पैसा टाइमली दे रहे हैं, आपके 100 करोड़ में से सब पार्टी टाइमली जो ड्यू डेट है उस पर पैसा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी कंपनीज प्रोविजन बनाती हैं. प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के प्रोविजन में स्टोर करते रहते हैं जैसे गुल्लक की तरह. फिर कल को पता लगे 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद कोई बंदा बैड डेड होगा तो यहाँ से जो हम हर साल उसको रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं वहां से निकाल लेंगे ताकि एक साथ बड़ा लॉस ना झेलना पड़े कंपनी को. ठीक है. तो हमारे एक प्रिंसिपल भी है जो मैंने पढ़ाया था पिछले साइड पे, प्रूडेंस प्रिंसिपल. उसमें क्या होता है कि हमें एक्सपेक्टेड लॉस को मान के चलना होता है कि वो होंगे. प्रॉफिट्स हम लोग इग्नोर करते हैं जब तक वो रियलाइज ना हो. तो हम लोग ये एक्सपेक्टेड लॉस ही तो मान रहे हैं कि बैड डेट हो सकते हैं आगे, तो उसके लिए अभी से प्रोविजन बना रहे हैं, अभी से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रख रहे हैं हम लोग. ठीक है. इजी है. चलो आगे बढ़ते हैं. इनकम टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स. सिंपल टर्म है, ये स्लाइड रीड कर लेना. इनकम टैक्स जो भी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, ऑनर्स जो भी अपने ऑनर मतलब कंपनी का जो मालिक होता है वो इनकम टैक्स कंपनी से पैसे से ही पे कर देता है, भले ही हम उसको ड्राइंग्स माइनस कर लेते हैं, उसकी कैपिटल में माइनस कर लेते हैं. ठीक है. जो ऑनर की इनकम होती है उस पर इनकम टैक्स लगता है. प्रोविजन फॉर टैक्स कि आपको पता है कि आपको आगे जाके टैक्स भरने हैं, इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, सब 1000 टैक्स रहते हैं. पहले तो ज्यादा टैक्स थे, वैट सेस ये सब, अब तो कम हो गए जीएसटी आने के बाद. तो कंपनी क्या करती है, प्रोविजन बना के रखती है टैक्सेस का. जैसे कि हम बैडेड का प्रोविजन बना के रखते हैं ना, तो बड़ी कंपनी टैक्स का भी प्रोविजन बना के रखती है कि ऐसा ना हो कि कल को उठ के अचानक से कोई बड़ा टैक्स आ जाए और मतलब ये बड़ा कुछ टैक्स लायबिलिटी ना आ जाए, तो एक साथ कोई बड़ा एक्सपेंस ना बेयर करना पड़े. इसलिए बड़ी कंपनीज प्रोविजन भी बना के रखती है टैक्स के लिए कि उनको पता होता है कि उनका जो इनकम टैक्स साल में एक ही बार भरना है अगर बेसिक टर्म लगाएं तो. ठीक है. तो आप हर महीने अच्छा सेल्स कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन जब 12वां महीना आएगा, मार्च आएगा, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस टाइम पे. तो पता लगे उस मंथ में आपका बड़ा लॉस दिखाए उसमें स्टेटमेंट्स में, तो इसलिए वो स्टार्टिंग से हर मंथली प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं. मंथली बोलो, क्वार्टरली बोलो, ताकि
एक ही क्वार्टर में उसका इंपैक्ट ना आए पूरा, ठीक है, वो खर्चे जो है हर महीने बढ़ जाए या हर क्वार्टर बढ़ जाए। ये कुछ प्रॉफिट्स की टर्म्स हैं, इजी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी हमारे फैक्ट्री के खर्चों में से, मतलब जो भी हमारे सेल परचेज में से प्रॉफिट निकलता है, रेवेन्यू में से आपने जितने भी आपके खर्चे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थे, वो माइनस किया तो क्या आ जाएगा, हमने भी पीछे ही तो पढ़ा तो कुछ स्लाइड पहले कि रेवेन्यू में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं आपके, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कुछ खर्चे और होते हैं ऑपरेटिंग खर्चे, उनको माइनस करके हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है लास्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस में चलता है, जब आप स्टेटमेंट बनाने लगोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब आप और इजीली सीख जाओगे, ठीक है। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये इस पे आप स्टार लगा लो जितनी मर्जी, 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग बनाना है, ये पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ये तीनों फॉर्मेट बनाने होते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज गिवन होती हैं, उसके बेसिस पे आपको ये 15 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है 20 नंबर का कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दो। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, उन्होंने 11th-12th क्लास में बहुत बनाए हैं, ये बीकॉम में भी बनाए होंगे। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो लोग इसकी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेना। मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक दो न्यूमेरिकल्स करा भी दूंगा उसके। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक उठा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये फॉर्मेट ध्यान रखना। मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चंस करने लगो तो आपको थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लेते हैं, परचेज एंड सेल्स, परचेज लिया उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स माइनस सेल रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही। फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जो दिए हुए हैं, सब नहीं दिए होते, कुछ ही दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्ट कौन सा, कैरेज इनवर्ड, मोस्टली ये फ्राइड, ये दो तीन ही होता है, वेजेस होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई होगा तो वो भी डालना है आपको, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, कोल वाटर गैस, ठीक है, रॉयल्टी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक, वो सब डाले। अब दोनों को बैलेंस किया, जाहिर सी बात है या तो ये साइड बढ़ जाएगी या फिर ये साइड बढ़ जाएगी। एक बारी को मान लेते हैं कि सेल्स ज्यादा है और ये कम है, तो जो बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी सेल आई 10 करोड़, ठीक है, और इन दोनों का बैलेंस मिला के, सबका बैलेंस मिला के यहाँ पे बन रहा है आपका 8 करोड़, तो यहाँ नीचे तो 10 करोड़ ही आएगा टोटल आपका, और ये 8 करोड़ है तो 2 करोड़ से कम पड़ रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 करोड़, ठीक है। अब इसका उल्टा मान लेते हैं कि हो सकता है ये ज्यादा आ रहा हो, ये कम आ रहा हो, तो जो वहां पे आएगा ग्रोस लॉस में आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, या तो ग्रोस लॉस होगा या ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेल्स ज्यादा है और ये सब कम है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, तो प्रॉफिट। अगर परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और सेल्स कम है तो लॉस, ग्रोस लॉस, ठीक है। अब हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अब ये थोड़ा डायगनली फॉरवर्ड होता है, ठीक है। ये देखो प्रॉफिट इस साइड है, इसको डेबिट साइड बोलते हैं, ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड से प्रॉफिट उठ के किधर जाएगा, डायगनली क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। अगर लॉस है तो लॉस वहां से उठ के इधर आ जाएगा, ठीक। अब आगे जो जो आपने इनकम्स किए हैं, कि आपको डिस्काउंट कहीं से मिला है, कमीशन मिला है, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, रेंट मिला है, डिविडेंड शेयर, तो सारी इनकम्स आपको यहां डाल देनी है, ठीक है। यहां तक ये सारी इनकम्स हैं आपकी, ठीक। अब यहाँ पे जो भी खर्चे हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया ऑफिस का, पेंटेन स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, कैरी फॉरवर्ड, बैड डेट्स, पर्सनल बैड डेट, सेल कमीशन, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट, सारे खर्चे यहाँ पे डाल देने, ठीक है। यहां तक आपके खर्चे आ गए, ठीक। अब दोनों साइड टैली करेंगे, जाहिर सी बात है एक साइड ज्यादा है, एक साइड कम आएगी। मान लीजिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम मिला के यहाँ पे 10 करोड़ बने और ये सब आपके बने 8 करोड़, ठीक है। चलो उल्टा ले लेते हैं, मतलब हमने ऊपर 2 करोड़ का हमने ग्रॉस प्रॉफिट किया था ना, इसको हटा देते हैं, ये हमारा 2 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट था, ये सब मिला के इनकम वगैरह मिला के ये हमारा हो गया 4 करोड़, आपके सब खर्चे मिला के हो गया 2.5 करोड़,
तो हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.5 करोड़। ठीक है, यहाँ पे तो 4 करोड़ ही आएगा, जो मैक्सिमम होगा नीचे तो वही आना है। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे लॉस आया हो, ये सब मिला के 4 करोड़ बने और ये सब मिला के 2.5 करोड़ बने, तो हमारा लॉस हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा 1.5 करोड़। ध्यान रखना, जो हमारा ट्रेडिंग एनपीएल में था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस और नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये चीज हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारी साइड्स उल्टी बनती है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, लायबिलिटीज मतलब हमने कहां से उधार लिया हुआ है। कैपिटल, जो बिजनेस है ऑनर से उधार ही ले रहे हैं, है ना, अपने मालिक से पैसा उधारी तो ले रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो कैपिटल, शेयर होल्डर फंड सब कहां पे आ जाएगा, कैपिटल के अंदर आ जाएगा, लायबिलिटी साइड। नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने लोन लिए हुए हैं, चाहे बैंक लोन है या हमने किसी से उधार लिया हुआ है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाता है। ठीक है, डिबेंचर्स हैं। ठीक, करंट लायबिलिटी जो हम 1 साल के अंदर में पे करनी है, क्रेडिटर्स हो गए हमारे, या बैंक से हमने 6 महीने के लिए लोन लिया है, ठीक, तो वो सब करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, जो हमें 1 साल के अंदर पे करने हैं। और जो हमें 1 साल से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन में पे करने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल में क्या आता है, कंपनी का जो ओनर है उसके कैपिटल कितने हैं, शोल्डर फंड कितने हैं, और प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट ईयर की कैपिटल होगी, पिछले साल मान लो हमारी कैपिटल अगर 50 करोड़ थी, तो इस साल का प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा, अगर लॉस है तो माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा, इस साल की कैपिटल बन जाएगी हमारी। ठीक है, असेट्स में 2 कैटेगरी है, फिक्स्ड असेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स। करंट असेट्स जो शॉर्ट टर्म के में हमें रिसीव होने वाले हैं, जैसे रिसीव मतलब शॉर्ट टर्म में जिससे हमें इनकम जनरेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पैसा आ सकता है हमारे यहाँ, जैसे डेटर्स हो गया या फिर इन्वेंट्री हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, वो सब करंट एसेट्स में आता है। जो लिक्विड होता है, मोस्ट लिक्विड, जो 1 साल के अंदर रिलाइज हो जाएगा, है ना। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कैसे, इसको नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। उसमें 2 होती हैं, टेंजिबल जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया। ठीक है, इनटेंजिबल में क्या हो गया, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारी एसेट है, वहां से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट्स, गुडविल हो गया। ठीक है, गुडविल से कंपनी क्या करती है, रॉयल्टी लेती है। ठीक, तो ये है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे के चैनल्स के लिए जुड़े रहना मेरे साथ। हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।